हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन का अर्थ, उसका इतिहास व अलग अलग परिभाषाएं व बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के क्षेत्र के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो से पहले भी आपको 2 वीडियो अकाउंट के प्रोवाइड करवा चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लेखांकन की सामान्य बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। मतलब खातों का अंकन करना, मतलब उसे किसी चीज़ में लिखना। फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है, हम लोग डेली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अधिकतर धन कमाने के लिए की जाती हैं, क्योंकि अगर कमाएंगे नहीं तो खर्च कैसे करेंगे। और जैसी कहावत भी है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज़ से ले। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन रोज़ करते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को हम भूल जाते हैं, हम कितना याद रख पाएंगे। तो इसलिए पहले लिख और पीछे दे। अगर भूल गए तुम कोई भी चीज़ तो उसे कागज़ से मतलब कि हमारे लेखों से ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, और दूसरे होते हैं इवेंट्स मतलब कि घटनाएं। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो फ्रेंड्स, हमारे व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे हमने राम से उधार माल खरीदा या राम से नगद माल खरीदा और फिर उसे किसी दूसरी पार्टी को सेल किया, तो ये उधार व नगद दोनों हो सकता है। तो जहाँ पर भी 2 पार्टी या 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएं तो वो ट्रांजैक्शन मतलब कि लेन देन माना जाएगा। और अगर घटना की बात करें तो घटना वो होती है जो वर्ष के अंत में किसी एक दिन किसी स्थिति को प्रकट करे, तो वह घटना कहलाएगी। फ्रेंड्स, मैंने सब चीज़ यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन आप मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और आराम से सब चीज़ों को समझें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, हमने जो ट्रांजैक्शन वर्ष के अंत में की हैं उसका अगर हमें परिणाम देखना होता है, और वो तो हम ज़रूर ही जानना चाहेंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो वो जो एक लास्ट में परिणाम आया वही एक घटना कहलाएगी। और फ्रेंड्स, जो लेखांकन है उसे व्यवसाय की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इन सभी बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ज़्यादा बनेंगे और डीप लेवल में पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको यहाँ हमेशा ही बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का क्या इतिहास रहा है। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि मैम हम तो अकाउंट्स पढ़ने आए थे और आप हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और हम थोड़ा ही पढ़ेंगे हिस्ट्री, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो गाइस, ये जो लेखांकन है इसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। इसके सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया और इजिप्ट से मिले हैं। ये जो बेबीलोनिया है इसे वाणिज्य नगरी या फिर कमर्शियल सिटी कहा जाता था। ग्रीस, रोम और चीन में भी साक्ष्य मिले हैं। जो रोमवासी हैं वो दैनिक बही व हिसाब किताब लिखने के लिए इसका उपयोग करते थे, और चीन में 2000 ईसा वर्ष पूर्व में राजकीय लेखांकन के रूप में इसका प्रयोग होता था। और फ्रेंड्स, ये जो बेबीलोनिया है यहाँ पे वेजेस एंड टैक्स के पेमेंट के लेन देनों को मिट्टी की पट्टी पर 4000 वर्ष पूर्व ही लिखा जाता था। और ये जो भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 वर्ष पूर्व कौटिल्य के समय माना जा सकता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम से किताब लिखी थी। फ्रेंड्स, ये जो कौटिल्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में दरबारी कवि थे और ये मंत्री भी थे, और इन्होंने ही इकोनॉमिक्स बुक लिखी और इसमें लेखांकन अभिलेखों को लिखने के तरीकों का वर्णन किया था। सर्वप्रथम द्विअंकन प्रणाली का जन्मदाता लुकास पैसियोली को माना जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं ये हमेशा ही 2 पक्षों पर आधारित होती है। 2 पक्षों मतलब द्विपक्षीय आधारित, जिसे कि डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, और उसका जन्मदाता लुकास पैसियोली को माना जाता है। ये फ्रेंड्स, आप नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दोहरी लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम का जन्म
इटली में 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। तो इसका जो जन्म है वो इटली के अंदर माना जाता है और 15वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। इस प्रणाली का वर्णन सन 1494 में लुकास पैसियोली नामक इटालियन ने अपनी पुस्तक द कंपास एट स्क्रिप्चर में किया। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लुकास पैसियोली है, इन्हीं को अकाउंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। द्विपक्षीय आधारित जो अकाउंटिंग है, डबल एंट्री सिस्टम, उसका जन्मदाता। और ये एक इटालियन थे और इन्होंने 1494 में इसकी खोज की थी और इस पुस्तक का वर्णन कंपास एट स्क्रिप्चर में किया। और इन्हीं की एक और पुस्तक है सुमा डे अर्थमेटिक्स ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनलिटी पर प्रपोर्शन बुक। और ये जो बुक है द कंपास एट स्क्रिप्चर, तो इसका बाद में ही अंग्रेजी में अनुवाद 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल ने किया। ह्यूज ओल्ड कैसल, फ्रेंड्स आप ये नाम और सन जरूर ध्यान रखिए। ये बस 2-3 ही हैं जो आपको इनको याद रखने हैं, क्योंकि हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ सकता है। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने पुष्प पालन की अंग्रेजी प्रणाली भी लिखी। मतलब इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग को सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रणाली में एडवर्ड जोन्स ने लिखा। और ये कब लिखा? 1795 में लिखा। डेबिट और क्रेडिट शब्द का इतिहास। फ्रेंड्स, अब हम ये डेबिट वर्ड कहाँ से आए हैं और क्रेडिट वर्ड कहाँ से आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग द्विपक्षीय आधारित होती है, तो द्विपक्ष में एक पक्ष होता है डेबिट और एक पक्ष होता है क्रेडिट। तो ये देखिए, सर्वाधिक प्रचलित शब्द नाम डेबिट और जमा मतलब क्रेडिट है। जो नाम होता है उसे डेबिट बोलते हैं और जमा मतलब क्रेडिट। और जो डेबिट होता है इसे हमेशा ही DR से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो क्रेडिट होता है इसे CR से रिप्रेजेंट करते हैं। डेबिट शब्द इटली के डेबिटो से निकला है, जो लैटिन शब्द डेबिटा एवं डेबियो से निकला है। तो ये जो डेबिट शब्द है ये इटली के तो डेबिटो शब्द से आया है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। तो जो डेबिट वर्ड है उसका आपसे पूछ लेंगे कि ये इटली के कौन से शब्द से आया है, तो वो इटली के डेबिटो से निकला है। और ये जो डेबिटो है वो लैटिन शब्द से आया है। तो लैटिन शब्द कौन सा है? डेबिटा या फिर डेबियो, जिसका अर्थ होता है स्वामी का ऋणी होना। और बात करते हैं क्रेडिट शब्द की, तो क्रेडिट शब्द इटली के क्रेडिटो से बना है। डेबिट शब्द तो देखिए आप, डेबिटो से बना है और क्रेडिट शब्द क्रेडिटो से निकला है। और ये जो क्रेडिटो है ये लैटिन शब्द क्रीडा से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वामी में विश्वास या स्वामी की देनदारी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, जो क्वेश्चन होता है उसमें ये पूरी डेफिनेशन दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि इसको कब और किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सारी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं से हैं जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने और उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला है। तो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा ये परिभाषा दी गई है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। सेकंड इसकी परिभाषा है जो कि सन 1966 में दी गई, और ये परिभाषा दी गई है अमेरिकन लेखांकन संघ मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा। ये परिभाषा है खातों के उपयोगकर्ताओं द्वारा संज्ञान निर्णय तथा निर्धारण की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सूचनाओं के परिचय, अंकन, मापन तथा संवहन की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं थर्ड परिभाषा की। तो 1970 में AICPA के लेखांकन सिद्धांत बोर्ड द्वारा लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो लेखांकन का कार्य है आर्थिक शक्तियों के बारे में मात्रात्मक सूचनाओं की व्यवस्था करना जो वित्तीय प्रकृति की हों, जिनका आर्थिक निर्णय में उपयोगी होने के कारण आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आप इन सभी डेफिनेशन को ध्यान से समझिए
और इन सारी डेफिनेशन को आप याद भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ऐसी घटनाएं या ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मुद्रा के रूप में मापन किया जा सके, जिनकी पहचान कर सकें, मतलब उन्हें रिकॉर्डिंग करना और फिर उन सूचनाओं को संप्रेषित करना, ये अलग अलग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। यही अकाउंटिंग का मीनिंग है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसीजर की। फ्रेंड, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे ऐसा का ऐसा सेम टू सेम अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और ताकि इससे आपको ये याद हो जाएगा और कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन की प्रविधि के बारे में जान लेते हैं। तो इससे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड दूसरा होता है यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जनरेट करना मतलब पहले उन जो फाइनेंशियल हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, इन्फॉर्मेशन की हैं, उन्हें कैसे जनरेट किया जाएगा, मतलब कैसे उसका अभिलेखन किया जाएगा। और सेकंड आता है यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वित्तीय सूचनाओं का कैसे उपयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स, और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी ये ना सोचें कि मैम हिंदी को प्रीफर कर रही है या फिर इंग्लिश को प्रीफर कर रही है। मैं दोनों को ही साथ लेके चल रही हूँ। अब बात करते हैं वित्तीय सूचनाओं का सृजन मतलब कि जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसके 6 अलग अलग डिवीज़न हम कर सकते हैं कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेंगे। फर्स्ट होता है रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। रिकॉर्डिंग मतलब कि खातों का अभिलेखन करना, ये लेखांकन का मौलिक कार्य होता है। सर्वप्रथम जो भी सेल्स, इनवॉइस, पासबुक या सैलरी स्लिप आदि के द्वारा हम जो लेखा पुस्तकों में लेखा करते हैं, वही खातों का रिकॉर्डिंग या फिर अभिलेखन कहलाता है। और ये जो फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग होती है, उसे जर्नल में या सहायक पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है, मतलब कि सहायक पुस्तकें मतलब सब्सिडियरी बुक्स। और फ्रेंड्स, अभी के लिए आप ये वर्ड सुनते जाइए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ये सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। आप बस हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब बात करते हैं क्लासीफाइंग मतलब वर्गीकरण क्या होता है। जब पुस्तकों में अभिलेखन हो जाता है, हमने रिकॉर्डिंग कर ली पहले ट्रांजैक्शंस की, एक जैसे ट्रांजैक्शन को फिर अलग अलग व्यवस्थित समूह तथा उपयोग करने की स्थिति में रखा जाए, उसे ही खाता बही में मतलब लेजर में वर्गीकृत किया जाता है। तो फर्स्ट हम जर्नल में एंट्रीज करेंगे, उसके बाद में उसका वर्गीकरण करने के लिए लेजर में एंट्रीज करेंगे। थर्ड आता है समराइजिंग मतलब कि संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण क्या होता है, इन सभी लेखों को लिखने के बाद में जब उसका सारांश निकालने के लिए इन्हें अलग अलग माध्यमों से मतलब शॉर्ट में जो लिखा जाता है, संक्षिप्त करना मतलब कि शॉर्ट में लिखना, वही इसका संक्षिप्तीकरण कहलाता है। लेकिन अकाउंट में बात करें तो जैसे तलपट बनाना मतलब ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट या P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके माध्यम से हम इनको संक्षिप्तीकरण मतलब समराइजिंग करते हैं। फोर्थ टर्म आती है एनालाइजिंग मतलब समीक्षा करना। अब हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और उसका उपयोग करने के लिए इन सबको अच्छे से एनालाइज करना होता है। एनालाइज करना मतलब कि समझना, जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उसे अच्छे से समझें और उसके अनुरूप ही निष्कर्ष निकालें। फिर बात करते हैं इंटरप्रेटिंग की। इंटरप्रेटिंग मतलब कि निर्वचन करना। यह अकाउंटिंग का लास्ट काम होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरप्रेट करना मतलब कि सूचनाओं को इस प्रकार रखना कि वो हम उसके यूज़र्स को बिजनेस की एक्टिविटीज़, लाभार्जन क्षमता, वित्तीय स्थिति और निर्णय लेने के लिए एकदम समर्थ बना दें। ठीक है, बात करते हैं कम्युनिकेटिंग की, मतलब कि संवहन क्या होता है। अब ये सबसे एंड में होता है, जब सारी सूचनाओं को हम लिख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे, संक्षिप्तीकरण कर देंगे, इंटरप्रेट कर देंगे, एंड में हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि अब सब सही होश से हो जाने के बाद में वित्तीय विवरण को अलग अलग उपयोगकर्ताओं को उसका कम्युनिकेशन उनकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब एक बात आती है वित्तीय सूचनाओं के उपयोग की, ये मतलब कि यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इसके अलग अलग उपयोगकर्ता होते हैं, जैसे कि वो बाह्य उपयोगकर्ता भी हो सकते हैं
और आंतरिक उपयोगकर्ता भी हो सकते हैं। इसमें डेटर्स आ जाएंगे, मैनेजमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। तो सभी को व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में ही इंटरेस्ट होता है, तो उसी के लिए यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, मतलब कि लेखांकन की क्या प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम खातों के लिए इनपुट देंगे। इनपुट मतलब कि खातों में जो भी हमें देनी है, एंट्रीज देनी है, किसके माध्यम से देनी है, हमें इनवॉइस चाहिए होंगे उसके लिए, या कोई पासबुक चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, हमने खातों में इनपुट दिया। अब वो इनपुट हमने दिया तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इवेंट्स मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, मतलब कि वो जो भी इवेंट हो रहे हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स में हैं, मतलब कि वित्तीय हैं या नहीं हैं। तो अगर वो वित्तीय प्रकृति के होंगे तभी हम उन्हें आगे ले जा पाएंगे। उसके बाद अभी अगर हमने देख लिया कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में है तो उसका फिर अकाउंटिंग साइकिल देखेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब कि लेन देन की पहचान करेंगे कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में हैं, वित्तीय तौर पे हैं, आर्थिक घटनाएं या नहीं हैं। तो अब अकाउंटिंग साइकिल में 4 आ जाएंगी। एक हो जाएगा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, मतलब कि प्रारंभिक बहियों में लेन देनों का अभिलेखन करना। सेकंड आ जाएगा पोस्टिंग टू लेजर, जैसे फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, ये उसी की एक समरी टाइप में मैं आपको बता रही हूँ। पोस्टिंग टू लेजर मतलब कि खाता बही में खतौनी करना। अगर खतौनी सही से हो गई उसके बाद में आएगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब कि तलपट की रचना करना। फिर फोर्थ आता है प्रिपरेशन टू फाइनल अकाउंट, अगर तलपट सही से तैयार हो गए तो अंतिम खातों की रचना करना। अंतिम खातों में आ जाएगा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, लाभ हानि खाता या चिट्ठा या बैलेंस शीट बनाना। उसके बाद में ये सब कुछ हो गया, ये हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए। तो उसके बाद में अब आउटपुट निकल के आया, जो आउटपुट आया जैसे बैलेंस शीट बनाई तो उसका आउटपुट आया कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे रेशियोज हमारे बन रहे हैं, जो भी निकल के आ रहा है, लॉस हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, तो वही एक आउटपुट हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट आया तो अब इसका उपयोग भी तो करना है, तो ये उपयोग हो जाएगा कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। अब ये वेरियस यूज़र्स हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स होंगे या एक्सटर्नल यूज़र्स होंगे, मतलब ये सूचनाएं जो मिली हैं उसके आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में फ्रेंड्स पार्टनर्स आ जाएंगे, प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट आ जाएंगे या संचालक मंडल आ जाएगा। और बाह्य उपयोगकर्ता की बात करें तो उसमें जैसे विनियोजक, हमारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, जिससे हमने लोन लिया है वो लोग आ जाएंगे। तो वो सारे बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं। फ्रेंड्स, इन चार्ट को मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या अगर आपको समझने के लिए चार्ट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इन्हें ऐसे के ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में अपने पास में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लेखांकन के उद्देश्य की, मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसके 4 मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि लेन देनों का व्यवस्थित अभिलेखन करना। तो ये लेन देनों का व्यवस्थित अभिलेखन किस प्रकार हो सकता है, जैसे कि बुक कीपिंग हो गई, जर्नल हो गई, लेजर हो गई, या ट्रायल बैलेंस मतलब खाता बही या तलपट की सहायता से सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हम करते हैं। यह अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, मतलब कि अब ये जो रिकॉर्डिंग करी उससे क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, तो परिणामों का निर्धारण करना। और ये परिणामों का निर्धारण हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इसी के सहायता से हम ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस इन सभी को निकालते हैं। अब बात आती है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना। ये वित्तीय स्थिति का निर्धारण बैलेंस शीट के माध्यम से किया जा सकता है। बैलेंस शीट मतलब कि चिट्ठा, किसी एक समय पे मतलब एक निश्चित समय पर बिजनेस की क्या पोजीशन है उसको देखने के लिए हम बैलेंस शीट का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की इसके, तो फोर्थ है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स, मतलब कि इसके वेरियस यूज़र्स को इन सूचनाओं का संवहन करना। तो ये सूचनाओं का संवहन
वित्तीय प्रतिवेदनों के माध्यम से किया जा सकता है। वित्तीय प्रतिवेदन मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये इसके फ्रेंड्स सारे मेन उद्देश्य हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन में से इसमें से 3 दे देंगे, एक और कुछ दे देंगे, तो उसका आंसर वही हो जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट इसका कार्य है मेज़रमेंट, मतलब कि मापांकन करना। ये जो मापांकन है ये पहले की परफॉर्मेंस के बेस पे करंट पोजीशन को बताता है। इसका जो अकाउंटिंग का सेकंड कार्य है वो है फोरकास्ट करना, मतलब फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान, मतलब कि आगे की मतलब व्यापार की क्या स्थिति होने वाली है उसी के माध्यम से उसका अनुमान लगाना ही फोरकास्टिंग होता है। थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन, मतलब अकाउंटिंग में हमने जो भी सूचनाएं बनाई हैं, जो भी मतलब खाते बनाए हैं, उसका निर्णय लेने में क्या उपयोग हो सकता है। ये जो उपयोग है सूचनाओं का, तो ये पास्ट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग डिसीजन लेता है। बात करते हैं इसका फोर्थ कार्य है, तो एक कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन करना, मतलब कि तुलना एवं मूल्यांकन। ये जो तुलना होती है ये एक फर्म से दूसरी फर्म या अन्य कंपनियों से फर्म की लाभदायकता जानने के लिए की जा सकती है। इसका जो फिफ्थ काम होता है वो होता है कंट्रोल करना, मतलब कि नियंत्रण करना, मतलब कमियों का पता लगाकर उसकी जांच के लिए नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो सिक्स्थ कार्य है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, मतलब कि सरकारी नियमन एवं कराधान, मतलब कि सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, उसे ही ध्यान में रखकर हमें बिजनेस करना होता है। और जो कि हमें टैक्स का कितना पेमेंट करना है, क्या हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या सरकार की पॉलिसीज़ चल रही हैं, उनकी भी हमें जानकारी गवर्नमेंट को बिल्कुल टाइम टू टाइम देनी होती है। अब बात करते हैं पुस्तपालन क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग और मतलब अकाउंटेंसी इनका क्षेत्र क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं बुक कीपिंग मतलब कि पुस्तपालन क्या होता है। तो यह व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में वित्तीय आंकड़ों के अभिलेखन से संबंध रखता है। यह लेन देन और घटनाओं के उपयुक्त वर्गीकरण की भी अपेक्षा करता है। एक बार हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Bookkeeping is an activity concerned with the recording of financial data relating to business operations in a significant and orderly manner. The essential data behind maintaining bookkeeping records is to show correct position regarding each head of income and expenditure. फ्रेंड्स, इसमें सभी लेखे किए जाते हैं और लाभ हानि विवरण भी बनाए जाते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, इसके मतलब प्रत्येक मद के संबंध में सही सही वित्तीय स्थिति को सामने लाना। और ये जो होते हैं इसके, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, बुक कीपिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं, एक तो लेखों का पूर्ण अभिलेखन करना, जो भी लेखे हैं उसका हम पूर्ण सही तरीके से अभिलेखन करेंगे मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे। और सेकंड आ जाता है व्यवसाय पर वित्तीय प्रभावों का निर्धारण किया जाना। ये इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। और फ्रेंड्स ये जो बुक कीपिंग है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, सबसे पुराना ये बुक कीपिंग ही माना जाता है। इसके आगे बढ़ते बढ़ते हम अकाउंटिंग पे आए और फिर अकाउंटेंसी पर गए। और अकाउंट बुक कीपिंग होता है ये लेकिन एक बहुत छोटा टर्म है, लेकिन अकाउंटिंग है वो इससे बड़ा और अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है। पहले हम जान लेते हैं कि डिस्टिंक्शन क्या है इनका, इनके बीच में अंतर क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। तो बुक कीपिंग मतलब कि पुस्तपालन और अकाउंटिंग मतलब कि लेखांकन। तो फर्स्ट इसका अंतर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में सारे ट्रांजैक्शन को लेन देनों की अभिलेखन करने की प्रक्रिया ही बुक कीपिंग है। और अकाउंटिंग के अंदर लेन देन के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, मतलब समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। तो बुक कीपिंग में तो एंट्रीज की जाती हैं और अकाउंटिंग में उसका समरी निकाली जाती हैं। सेकंड अंतर की बात करें तो ये बुक कीपिंग लेखांकन हेतु आधार का सृजन करता है, कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग है वो व्यवसाय की भाषा के रूप में जाना जाता है। थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। जो बुक कीपिंग की प्रोसेस है इसमें केवल फ्रेंड्स अभिलेखन किया जाता है,
इसमें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे कि P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, तो ये इसके पार्ट नहीं होते हैं। केवल इसमें लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज एंड जो लेजर्स बनाई जाती है खाता बही, वो ही इसके पार्ट होते हैं। और अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाता है और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं वो बुक कीपिंग के बेस पर ही बनाए जाते हैं। देयर इज़ नो सब फील्ड। बुक कीपिंग का कोई भी फ्रेंड सब फील्ड नहीं होता है, लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात करें तो इट हैज़ सेवरल सब फील्ड्स। लाइक इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है, मतलब इसका क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है। मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। बुक कीपिंग में फ्रेंड्स कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा सकते। हम डिसीजन किसके बेसिस पे लेंगे? अगर हमारे पास कोई बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट लॉस होंगे, उसके बेसिस पे ही लेंगे, लेकिन इससे तो उसका पता नहीं चलता है ना, तो इसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अकाउंटिंग की बात करें तो इट कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स, क्योंकि इससे हमने P&L बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बना लिए, तो उसके बेसिस पे हम सारे डिसीजंस ले पाएंगे, मैनेजरल डिसीजंस। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र या फिर लेखांकन, लेखा कर्म में अंतर। तो इसका अंतर जान लेते हैं। बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग का क्षेत्र बहुत ज़्यादा छोटा क्षेत्र है, जबकि जो अकाउंटेंसी है इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों आ जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो वाला है ये सबसे बड़ा है, मतलब अकाउंटेंसी है, इसके अंदर ही अकाउंटिंग आ गई और बुक कीपिंग मतलब पुस्तपालन भी आ गया। फ्रेंड्स अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग के साथ ही बिजनेस के लिए रिपोर्ट जनरेट करना और मैनेजमेंट एंड अदर पार्टीज़ को फीडबैक, रिजल्ट एंड स्टेट्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। अगर फ्रेंड्स हम इसको एक लाइन में लिखें तो लिखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो फ्रेंड्स अकाउंटेंसी इज़ अ वाइडर टर्म एंड बुक कीपिंग इज़ अ नैरोअर टर्म। फ्रेंड्स आज जो अकाउंटिंग है केवल खातों बही और बही खाते जो होते हैं वहीं तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो चुके हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर और नए डिज़ाइन हो रहे हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। आई नो मैं वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा। इसमें क्वालिटी के साथ आपके साथ कोई भी समझौता आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा और हमेशा इसी तरह का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे और फ्रेंड्स आगे के वीडियो में आप इससे रिलेटेड MCQ भी देखेंगे। इसी का हम सेकंड पार्ट लाएंगे और MCQ भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग बस हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी मेहनत और ये सारे चार्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो आप आपके सारे फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले हम अकाउंट के 2 वीडियो और भी बना चुके हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिए। और इसके साथ आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, जिसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड्स आप हमारे अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप ज़रूर बताइए। विद्या हक से इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।